देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए, 10.1 10.2 कंप्लीट कर लिए, और वेक्टर्स के जो बेसिक्स है ना वो हमने कर लिया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया है, वेक्टर्स में सेक्शन फॉर्मूला निकालना सीख लिया है, फिर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनाते हैं वो सब सीख लिया है। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं रिकॉल करा दूंगा। अभी का टॉपिक जो है हमारा वो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पहला जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, जैसे दो वेक्टर्स है मान लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनकी कुछ वैल्यूज हैं। वेक्टर ए मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर बी मान लो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और B3 के कैप। इन दोनों वेक्टर्स का हमको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो डॉट और क्रॉस, यही दो प्रोडक्ट हमको पढ़ने हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब जैसा बोल रहा है वैसा करना है, डॉट, और क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर होगा, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट और उसकी एक्सरसाइज कोशिश करते हैं, खत्म कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डॉट और क्रॉस यही दो प्रोडक्ट हमको पढ़ने हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस से रिमूव्ड है, ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी, वेक्टर साइन मत भूल जाना, क्योंकि दो वेक्टर्स पे ही हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो वैल्यूज इसकी रखते हैं A1 A2 और A3 के कैप डॉट B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। तो सिंपल ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हमको पता है, A1 आई कैप इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो A1 आई कैप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये डॉट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। डॉट B1 आई कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B3 के कैप। नेक्स्ट देखो, प्लस अब A2 जे कैप मल्टीप्लाई करेगा, A2 जे कैप इंटू B1 आई कैप, कहीं गलत होगा तो बताना, A2 जे कैप इंटू B2 जे कैप प्लस A2 जे कैप इंटू B3 के कैप। बहुत इजी है ये, ठीक है, मैं बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी कुछ किया नहीं है ज्यादा। A3 के कैप इंटू B1 आई कैप, A3 के कैप इंटू B2 जे कैप और A3 के कैप इंटू B3 के कैप। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। तुम्हें एक बात याद रखनी है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसका एक रिजल्ट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle between vector A and vector B. Theta is the angle between vector A and vector B. ऐसे लिखते हैं, theta is the angle between vector A and vector B. अब तुम्हें एक बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लो ये वेक्टर A है, ये मान लो वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल कौन सा लेना है ना, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं, टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, बट वो 2 के पेयर में आते हैं। जैसे ये डॉट वाला एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट, ये क्रॉस वाला एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट। कौन सा एंगल लेना है, तो इसमें से वो एंगल लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन को देखते हुए। जैसे मान लो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ओके, तो ए डॉट बी है, मतलब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन कौन सा होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्शन ठीक से नहीं बना पाया, रुको मैं ठीक से बनाता हूँ।
इसे मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एक एंगल इनके बीच में ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो ए डॉट बी में जो स्मॉलर एंगल है वो लेंगे, ए और बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लो बी इस डायरेक्शन में हो, बी अगर इस डायरेक्शन में हो तो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल लेना है। ये एंगल दोनों इक्वल है। एक और बात ध्यान रखना, अगर थीटा हम लें तो ये वाला एंगल भी थीटा के टर्म्स में निकाला जा सकता है, पाई माइनस थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा दोनों कॉस के टर्म्स में ही आते हैं। कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही है, ये वाला माइनस कॉस थीटा है। तो वेक्टर का डायरेक्शन अगर नेगेटिव हो जाए तो बगल वाला एंगल भी ले सकते हैं। साइन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि साइन दोनों पॉजिटिव देता है, ठीक है, साइन में दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा तो साइन थीटा होता ही है, साइन 180 माइनस थीटा भी प्लस साइन थीटा होता है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट का ये मेन फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब क्या है, यहां देखो, अब जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं उसमें देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। जे कैप क्या है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और के कैप जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो जरा इन टर्म्स को देखो, ये फर्स्ट टर्म देखो, a1 आई कैप इंटू b1 आई कैप। तो सबसे पहले ये बन गया a1 इंटू b1 आई कैप डॉट आई कैप। दूसरा वाला क्या बन गया? a1 इंटू b2 आई कैप इंटू जे कैप प्लस a1 इंटू b3 आई कैप डॉट के कैप प्लस a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a2 b2 जे कैप इंटू जे कैप प्लस a2 b3 जे कैप इंटू के कैप। और लास्ट में क्या बचा? a3 b1 के कैप इंटू आई कैप, a3 b2 के कैप इंटू जे कैप और a3 b3 के कैप इंटू के कैप डॉट के कैप। अब यहां देखो पहला फॉर्मूला, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? तो इसकी वैल्यू होगी, आई कैप का मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, इस वाले से। आई कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट है ये, तो आई कैप और कॉस थीटा। यहाँ पे कोई मुझे थीटा बताएगा कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं ये। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 होता है। तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। और यही वैल्यू इक्वल होगी जे कैप डॉट जे कैप की और के कैप डॉट के कैप की। दिस विल बी इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप एंड के कैप इंटू के कैप। तो हमको ये पता चला आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक, नंबर 2, अब जरा आई डॉट जे निकालें और जे डॉट आई, ये सब निकालें। आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, सब जे का मैग्नीट्यूड इनटू इसके बीच में बताओ कितना होगा? आई और जे के बीच में सारे एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते 90 होगा सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेरी नाइस, तो ये 0 हो गया। तो सब 0 हो वेरी जाएंगे। नाइस, तो तो आई आई डॉट जे जे और जे डॉट आई भी 0 होगा। जे डॉट आई भी 0 होता है। आगे मैं बताऊंगा इनकी प्रॉपर्टीज में कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं। तो जे डॉट आई, के डॉट जे और जे डॉट के और जे डॉट आई थिंक सारे हो गए। आई जे जे आई, अच्छा जे आई लिख चुके थे पहले। क्या बचा है? के डॉट आई बचा है, के डॉट आई और आई डॉट के। आई जे आई हो गया, के जे के आई आई के। ये सारे कितने होते हैं? 0 होते हैं। इस बात को ध्यान रखोगे। ओके, अब चलो इधर आ जाओ, जो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे अब उसका रिजल्ट लिखते हैं। तो ये वाला कितना हो गया? a1 b1 इंटू 1, तो सीधे a1 b1 लिखें
ये कितना हो गया, 0 हो गया, आई डॉट जे 0 हो गया, ये हो गया 0, आई डॉट के ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, जे डॉट जे 1 हो गया, तो जो 1 हो गया पूरा टर्म मैं कवर कर रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया A2 B2, आगे देखो ये 0 हो गया, जो 0 हो रहा है उसमें सिर्फ मैं वेक्टर वाले को सर्कल कर रहा हूं, ठीक। और जो 0 नहीं हो रहा है मैं पूरे टर्म को कवर कर रहा हूं, यहां देखो k डॉट के 1, तो इसका रिजल्ट हो गया A3 B3। अब देखो जो रिजल्ट है वो तुम देख सकते हो स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है। यहां पे A1 का मैं बोलूं स्केलर कंपोनेंट क्या था, स्केलर कंपोनेंट A1 वेक्टर का क्या था, स्केलर कंपोनेंट था A1, B1, C1। और A वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट क्या था, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट जो है वो तो प्योरली एक नंबर है, A1 B1 C1 नंबर है। उसी तरीके से वेक्टर B का स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट है B1, B2, B3। तो A1 B1 C1 और B1 B2 B3 क्या हो गया, C1 नहीं, ये A1 A2 और A3, C तो है ही नहीं। तो वेक्टर A का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, A1 A2 A3, और वेक्टर B का B1 B2 B3, ये प्योरली स्केलर नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी स्केलर नंबर आएगा, है ना, वेक्टर फॉर्म तो होगा नहीं। तो ये जो A1 B1 है वो भी एक प्योरली नंबर है, 5 10 8 ऐसे। A2 B2 भी नंबर होगा, A2 और A3 B3 भी नंबर होगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक स्केलर नंबर होगा, इसीलिए हम ये स्केलर वर्ड यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर नंबर आता है, ओके, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेक्टर के फॉर्म पे नहीं आता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म पे आता है, ठीक है। तो ये कॉपी तो करोगे ही, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो इसको हम विजुलाइज करें, अगर ये मान लो वेक्टर a है, ये मान लो वेक्टर b है, इनके बीच में ये एंगल ले रहे हैं, तो देखो पहले a डॉट b अगर निकालें LHS वाला, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, राइट साइड में जो लिखा है ये वाला। और अगर हम b डॉट a निकालें तो हमारा डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना। तो b डॉट a कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और कॉस थीटा अब जो होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर हम रिवर्स करेंगे तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो ये कितना हो गया, b का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, a का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इनटू कॉस थीटा, माइनस अगर होगा थीटा तो भी कॉस थीटा ही रहेगा, तो ये सेम बन गया a b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो इसीलिए दोनों सेम होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 मैं इधर लिख देता हूं, अच्छे से कॉपी करना कौन सा कब लिखा है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये इक्वल होगा ए का डिस्ट्रीब्यूशन बी के साथ प्लस ए का सी के साथ। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए, कॉपी कर लो इसको। देखो सबसे पहले ना ये कॉपी करना, मैं जो ब्लैक से सर्कल कर रहा हूं सबसे पहले ये कॉपी करो, ठीक है, ये फर्स्ट, उसके बाद ये पूरा, इसको सेकेंड बार में कॉपी करना, एंड थर्ड में ये, एंड फोर्थ में ये।
चलो कॉपी करके इन्फॉर्म करो। अब देखो, अब ना हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, बट वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। क्लास 11th में फिजिक्स पढ़े हो, बहुतों ने पढ़ा है क्लास 11th में फिजिक्स, बट जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स नहीं पढ़े हैं वो। तो देखो, हम ना वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस टॉपिक का नाम है। उसके बाद हमको प्रोजेक्शन समझ में आएगा। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो ये ओरिजिन है, जस्ट इमेजिन इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत किया है 11th क्लास की मैकेनिक्स में, फिजिक्स के अंदर बहुत। यस सर, बहुत। एक फोर्स मान लो 10 न्यूटन का है जो लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। एक फोर्स और है जो इधर लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, और ये 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे हाँ, और एक कॉस कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक फोर्स इधर लग रहा है मान लो 5 न्यूटन का, और ये लग दो रहा है एंगल सेम होना चाहिए लेकिन। 30 पे, और कुछ तो 37 डिग्री 53 डिग्री भी करे हो, है ना। हाँ, 37 53 मोस्ट कॉमन आता है। उस पर tan की वैल्यू दे देते हैं, 3/5 4/5 साइन कॉस होता है शायद। और एक फोर्स मान लो इधर यस लग सर, रहा है 12 न्यूटन का, और ये 45 के एंगल पे। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ये बताना है। ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस है। तो क्या करते थे, याद करो, इन वेक्टर्स को ब्रेक करते थे, सारे वेक्टर को एक्स और वाई पे लेके आते थे, है ना। तो वेक्टर्स को ब्रेक करने में कौन सा ट्रिक हम यूज करते थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो इस तरीके से, ये मान लो हमारा कोई वेक्टर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये मान लो ए है। तो ए को हमें ब्रेक करना है एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ए का कंपोनेंट हमको क्या चाहिए, एक एक्स के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा और वाई के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वो चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनस है ए, तो अगर हम इस एंगल के लिए कॉस अप्लाई करें, कॉस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा मान लो ये वाला कंपोनेंट, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला कंपोनेंट मान लो ए एक्स है, और ये वाला कंपोनेंट मान लो ए वाई है, मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कॉस थीटा अगर निकाले हम इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा होगा ए एक्स अपॉन ए, है ना। तो एक्स कंपोनेंट में क्या होगा, ए इंटू कॉस थीटा, मतलब इस वेक्टर का अगर एक्स के साथ कंपोनेंट चाहिए तो ये क्या होता है ए एक्स, जिसकी वैल्यू होती है ए कॉस थीटा, और अगर y के साथ कंपोनेंट चाहिए तो साइन थीटा अप्लाई करना पड़ता है। साइन थीटा होगा ए वाई अपॉन, सॉरी ए वाई अपॉन वेक्टर ए। तो ए वाई कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट मिल गया और ये कंपोनेंट मिल गया। इन सारे फोर्सेस को हम ब्रेक करते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, फिर क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जैसे मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग 4 या 5 वेक्टर्स हैं, तो सबका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो वहां पे भी करना है। वेक्टर एडिशन में ये होता है कि अगर वो सबका साइन सेम है तो कॉस 0 डिग्री हो जाता है उनका रिजल्टेंट निकालते वक्त, है ना, तो वो कुछ खास फर्क नहीं होता है, 1 हो जाता है उसकी वैल्यू। तो सारे वेक्टर्स हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी होता है। बट यहां जो हम कर रहे हैं, इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस ए एक्स को ही बोलते हैं, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ये कंपोनेंट जो है ना ए एक्स, वही क्या है, प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी टॉपिक में जाके अच्छे से समझते हैं। मतलब ये प्रोजेक्शन हमने पहले भी किया है, बट उसको हम कुछ और नाम देते थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करते थे। अब देखो, जो प्रोजेक्शन है वेक्टर का, वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये मान लो एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता है थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ए का प्रोजेक्शन कितना होगा, ये वाला,
है ना? तो हम कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे कितना होगा? तो ये जो एंगल, ये जो लाइन होगी यहां से लेकर यहां तक, वो कितना होगा? ए कॉस थीटा। यस और नो? ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ए इनटू कॉस थीटा। यस और नो बोलो? यस सर। नहीं तो ये रूल याद रखो, थोड़ी परेशानी हो रही है तो एक काम करोगे, ये मान लो एफ है, ये मान लो थीटा है। अब मैं तुमको दो बातें बताऊंगा बस। इस फोर्स का, सुनो ध्यान से, इस फोर्स का थीटा के डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा और और थीटा के 90 ऑपोजिट वाला एफ साइन थीटा होगा। 90 माइनस थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा? एफ साइन थीटा। इतना याद रखोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। अब इस ए का थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये कितना होगा? ए मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये होता है आंसर। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये देखो, ए का मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस थीटा है। हम दोनों साइड पे, मतलब साइड तो नहीं है, ऊपर और नीचे अगर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बी के मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 है। तो ऊपर वाला देखो फॉर्मूला बन गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये फॉर्मूला हम बुक में भी देखेंगे, बट इसको विजुअलाइज करके ऐसे नहीं दिखाया है, वो कुछ और बातें कर रहा है। ये आई थिंक तुम्हारे लिए ज्यादा इजी है इसको समझना। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे कितना होगा? तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला बनाते हैं उसका। ये होगा बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ए के मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला फिर से हो गया तुम्हारा ए डॉट बी, और ये हो गया ए। तो ये दो फॉर्मूले लिखने हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। कॉपी करो इसको, ये डायग्राम बना के। समझ में तो आया ना? सर प्रोजेक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है? मतलब इस वेक्टर का इमेज कितना लंबा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर सन हो, मान लो यहाँ पे अगर सन हो, तो इस वेक्टर का इमेज कितना लंबा पड़ेगा ग्राउंड पे, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, अच्छा। जैसे ये अगर मान लो हमारा वर्टिकल टावर है, ये अगर सन है, तो इसका इमेज कितना पड़ेगा ग्राउंड पे? इतना बड़ा होगा। तो अगर ये वेक्टर इंक्लाइंड हो, इस पूरे लाइन की इमेज कितनी पड़ेगी? तो वर्टिकली इतना पड़ेगी, वही है। ओके। तो डॉट प्रोडक्ट के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसके एक्सरसाइज पे 10.3। ये देखो 10.3 क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे, और जिनको सॉल्व करना है वो हम डिटेल में जाके सॉल्व भी कर लेंगे। अभी स्टार्ट के तो कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि हम वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, ये सब सीख जाए एटलीस्ट, फिर आगे क्वेश्चंस में हमको आसानी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो डॉट प्रोडक्ट यूज करके ना दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? ए डॉट बी, ये क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा उसका। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू भी, इसको भी एक फॉर्मूला बना लो, कॉपी पे लिख लेना इस फॉर्मूले को, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फॉर्मूले को लिख लो जरा कॉपी पे जल्दी से। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
A and B with magnitudes √3 and √3 and 2 only respectively, having A dot B is √6. तो एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं. cos थीटा क्या होगा? A dot B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B. रखो यहाँ पे वैल्यू. A डॉट B कितना होता है? वो तो स्केलर नंबर होता है. देखो √6, कोई इसमें यूनिट नहीं है. √6 अपॉन A का मैग्नीट्यूड √3 इंटू 2. √3 से ये √6 कट जाएगा √2 टाइम्स, है ना. तो ये हो गया √2 अपॉन 2. अब देखो कैसे लिखोगे. 2 जो नीचे वाला है उसको √2 इंटू √2 लिख लो. एक √2 कट गया तो cos थीटा हो गया 1/√2. इसको क्या लिख सकते हो? cos π/4 लिख सकते हो, 45 डिग्री. तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री. 45 या π/6 रेडियन या 45 डिग्री, जैसी मर्जी. ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके. इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर ए कितना दिया है? i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप, और वेक्टर बी दिया है 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप. तो a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. तो पहले हम क्या करते हैं? a और b के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो रूट के अंदर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. ये कितना हो गया? 9 और 4 13 और 1 14. √14 हो गया a का मैग्नीट्यूड. b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ b का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर, y कंपोनेंट उसका स्क्वायर और z कंपोनेंट उसका स्क्वायर. ये भी वही √14. तो a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड आ चुका है. अब cos थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली निकालते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b. ये देखो a डॉट b यहां लिखा है, इसको एक बार देख लो. a डॉट b लिखा है. तो पहले हम दोनों वेक्टर्स को लिख लेते हैं. i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई √14 इंटू √14. अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे. हमने स्टार्टिंग आज का इसी से किया है. दो वेक्टर्स अगर इस फॉर्मेट में हो, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो आंसर कैसे निकलता है? सिर्फ आई डॉट आई का वैल्यू होता है, जे डॉट जे का निकलता है और के डॉट के का. तो दो वेक्टर्स का डॉट अगर निकालना है तो एक बात एकदम क्लियरली समझ लो, केवल तुम्हें आई को आई से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, जे को जे से, के को के से. आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, के का जे के साथ सब जीरो हो जाते हैं, और इसको स्टेप में नहीं दिखाना है. ठीक है, सिर्फ कैसे लिखना है? तो आई कैप ये वाला है और यहाँ का आई कैप ये वाला है. तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और इसका है 3. तो 1 इंटू 3 3 बस. -2j और -2j, तो सिर्फ -2 मल्टीप्लाई करके +4 और 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 3 बस, डिवाइडेड बाई √14 इंटू √14 14. ये बात समझ आई? बोलो. ये क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट निकालना. ये सर जैसे हमने शुरू में किया था वैसे ही किया ना, आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, बाकी बस सारे आई से आई को करना है, जे को जे से और के को के से. लेकिन जब हाँ, हम क्रॉस करेंगे ना तो वहां पे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो फिर डिटर्मिनेंट पूरा लेके करना पड़ेगा ना. तो 3 3 6 और 4 10 अपॉन 14. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन 7. अब देखो यहां से थीटा निकालोगे तो 11th होता तो यहीं पे छोड़ देते, cos थीटा इक्वल टू 5/7, बट हमको इनवर्स भी पता है, तो cos इनवर्स 5/7. ये आंसर होगा थीटा. दोनों एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? cos इनवर्स 5/7. 5/7 पे वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे.
तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहां से प्रोजेक्शन निकालना शुरू है। 3 4 3 4 एक जैसे हैं। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4 तुम लोग ट्राई करना अभी। इसमें वेक्टर ए मान लिया हमने आई कैप माइनस जे कैप को, और वेक्टर बी मान लिया आई कैप प्लस जे कैप को। ठीक, तो क्या निकालना है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ आ रहा है? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है फॉर्मूला? ए डॉट बी, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ? हम्म, बताओ बताओ, थोड़ी देर पहले लिखा था। सर बी वेक्टर। उसका मॉडुलस। तो निकाले वैल्यू। ए डॉट बी निकालना बहुत इजी। पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? अंडर रूट वन √2। रूट टू। आई को आई से मल्टीप्लाई 1 माइनस जे को जे से, तो 1 डिवाइडेड बाई √2 कितना आ गया? 0। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो कितना आ गया? 0 आ गया। प्रोजेक्शन 0 मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी पर प्रोजेक्शन 0 होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, मतलब पूरे एक दूसरे को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। नहीं, परपेंडिकुलर है ऐसे। परपेंडिकुलर लाइन का यहाँ पे अगर मैं टॉर्च जलाऊं अच्छा। तो ग्राउंड पे कोई इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। इस लाइन का ही नहीं। इमेज ग्राउंड पे बन सकता है। अगर मैं टॉर्च जलाऊं यहाँ पे तो ये लाइन जितनी लंबी है उसका कुछ ना कुछ लेंथ नीचे आएगा। बट अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैं टॉर्च जलाऊं तो ग्राउंड पे कितना लेंथ आएगा इस लाइन का? कोई नहीं, कुछ नहीं, 0। हाँ, 0। कोई शेडो नहीं बनेगी, तो प्रोजेक्शन 0 होगा। और सर पैरेलल हो तो? पैरेलल हो तो कितना होगा? तो फिर एग्जैक्टली वही लेंथ अपीयर होगी, जो वेक्टर की लेंथ है वही वो आएगी। प्रोजेक्शन कितना आएगा? सेम लेंथ, अच्छा, जैसे मान लो ये सेम। वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड जो भी रहेगा वही आ जाएगा नीचे। ओके। क्योंकि देखो ना, ए और बी के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 1 होता है, तो ए डॉट बी जितना होगा उतना ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर बोलो? यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा? यस सर, सिमिलर तरीके से हो जाएगा। ए वेक्टर मांग लेंगे, बी मान लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। चलो ट्राई करो फोर्थ को, मैं भी कर रहा हूँ बोर्ड पे। लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे हम लोग। तो ये आंसर आ रहा है।
अब 114 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर रूट के बाहर आ रहा हो तो आ जाए। तो 114 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से ये 57 टाइम्स, 3 से 19 टाइम्स, कुछ नहीं आ रहा है तो यही आंसर हो गया, यही प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, इतनी यूनिट्स। यस सर, सेम है सर। बढ़िया। तो क्वेश्चन सर नंबर वैसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, लाइक देखेंगे कुछ फैक्टर आएगा, करना जरूरी है या ऐसे ही छोड़ दें? या वो तो बेसिक डिसिप्लिन है कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करना पड़ता है। ऐसे चलो उतने ठीक है, मार्क्स नहीं कर देंगे, कोई नहीं। कटेंगे, 9th में कटेंगे, 10th में कटेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, शायद ना भी कटें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। छोटा सा काम अगर भूल जाए तो शायद उतने मार्क्स नहीं कटे, बट कैंसिल कर लेना बेटर रहेगा, क्यों पंगा लेना किसी से। तो 4th तक हो गया होगा कॉपी, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो पहले इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमको 1 प्रूव करना है। 5th क्वेश्चन, वेक्टर ए कितना है देखो, 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप। वेक्टर बी कितना है, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप, 2/7 के कैप। और वेक्टर सी कितना है, वेक्टर सी है 6/7 आई कैप, 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। पहले इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। उसके बाद ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा और सी डॉट ए भी 0 प्रूव करना है। वेक्टर्स परपेंडिकुलर और पैरेलल मैंने बताया नहीं है, तो एक बार देख लोगे। स्टार्ट में हम लोग भूल गए थे, मैं भूल गया था। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब मान लो फर्स्ट केस, थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा अगर 90 हो कहने का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, थीटा अगर 90 हो जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए का मैग्नीट्यूड जो कि चेंज करेगा नहीं, बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम cos 90। cos 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0। 0। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ए डॉट बी 0 हो गया। कहने का मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यहां पे अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ए डॉट बी 0 होना चाहिए, बी डॉट सी 0 होना चाहिए और सी डॉट ए भी 0 होना चाहिए। सेकेंड केस, थीटा अगर 0 डिग्री हो तो उस केस पे वेक्टर्स कैसे होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो ए डॉट बी कितना होता है, निकाल लोगे, ए डॉट बी होता है ए इंटू बी इंटू कॉस 0। तो ये सिंपल ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और थर्ड केस, अगर थीटा पाई हो यानी 180 डिग्री हो तो उस केस में वेक्टर्स को कैसे बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो उस केस पे ए डॉट बी अगर निकालोगे तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये होता है माइनस ए इंटू बी। इस तरीके से तो ये तीनों केसेस लिख लोगे जल्दी से, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें करना चाहिए था बट हम भूल गए थे उस टाइम पे। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैं ना ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं। ए का तो आ गया 1 मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया। सी का निकालें अगर, यहां तक तो हो गया प्रूफ। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी 0 आना चाहिए, तो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी डॉट सी और फिर निकालना पड़ेगा सी डॉट ए। चलो इन तीनों को निकालते हैं बारी बारी। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, चलो बहुत बढ़िया। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी में सिर्फ आई का, जे का और के का। तो 2/7 इंटू 3/7, 2/7 इंटू 3/7 माइनस 3/7 इंटू 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। ए डॉट बी हो गया डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, तो 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 1। ये कितना हो गया, 6/7 माइनस 18/7 प्लस 12/7 अपॉन 1। तो ये आ गया 18/7 माइनस 18/7, 0 आ गया। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब बी डॉट सी निकालें। तो बी डॉट सी में क्या फॉर्मूला होगा, मेरी बात समझ आ रही है, क्या कर रहे हैं हम लोग। यस सर। कॉस अल्फा मान लेते हैं इसके बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल कॉस अल्फा, वो कितना होगा, बी डॉट सी। चलो तो आई का आई के साथ 3 6 जा 18/7, स्पेस थोड़ा कम है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। बी और सी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आई का हो गया 3/7 इंटू 6/7 18/7, फिर होगा माइनस 6/7 इंटू 2/7 12/7 और प्लस, फिर माइनस, प्लस नहीं फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस है। तो 2/7 इंटू माइनस 3/7, ये हो गया 6/7 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो 1 इंटू 1 था, ये भी हो गया 0। मतलब अल्फा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, इसका कंक्लूजन होगा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। इधर देखो सी डॉट ए, सी डॉट ए जब निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा मान लो, तो कॉस, सर हाँ सर हम ऐसे कोई थ्योरम वेरम नहीं बोल सकते, ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सो सी वुड बी परपेंडिकुलर टू ए, ऐसा कुछ। हाँ, वो तो ऑब्वियसली होगा, ऐसा ऐसा होगा हाँ बिल्कुल। तो हमें कैलकुलेट करना ए बी पे है और बी सी पे है, तो ए और सी पैरेलल होंगे ना, होने चाहिए ना। क्या बोल रहे तुम, ए परपेंडिकुलर है बी मतलब, हाँ और बी परपेंडिकुलर है सी पे। नहीं, ये स्पेस में होगा ना, अगर ऐसे 2D में करेंगे तो ये पैरेलल होने चाहिए ए और सी। हाँ 2D में नहीं आ रहा बट वैसे आएगा ना आई थिंक। स्पेस में होता है, स्पेस में होगा ये, मतलब ए बी सी, देखो आई कैप जे कैप के कैप है, तो स्पेस में बात हो रही है, तो सी इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। वही मतलब बाहर मान लेते हैं आउट ऑफ द प्लेन, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना तीनों फिर। ऐसा कोई रूल तो अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने, करके ही देखते हैं। ए बी पे परपेंडिकुलर, ओके। बी सी पे, तो ए सी पे परपेंडिकुलर, ये करके ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्पेस है, इसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा सा टफ होता है। 2D होता तो ऐसा बोल लेते ए और सी पैरेलल है, बट 2D में तो है नहीं, क्योंकि के कैप भी आ रहा है तो जेड एक्सिस भी यूज हो रही है, तो बेटर रहेगा निकाल के दिखाना। ठीक है, तो कॉस बीटा कितना होगा, सी डॉट ए, निकालो सी और ए का, तो 6 2 12/7, फिर प्लस 3 2 6/7
और माइनस 18/7 डिवाइडेड बाई 1 into 1, ये भी 0 आ गया, मतलब बीटा 0। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इस वाले को बोल दो सेकेंड इक्वेशन, और इस वाले को बोल दो थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम 1, 2 and 3 vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular to each other। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। कॉपी करो यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी 6, 7 ये सब 2 मार्कर हैं, और आगे 3 मार्कर, 5 मार्कर भी आएंगे। देखो पहले 6 करते हैं, 6 और 7 एक साथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए एंड बी फाइंड करना है, मतलब ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। गिवन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8, एंड ए का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल टू 8 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक, तो चलो इस वाले स्टेटमेंट को यूज करते हैं। वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो गया ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। ठीक, तो ए डॉट ए ये क्या बन गया, वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यस और नो? ए डॉट बी और ये बी डॉट ए, हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ये वाला इससे कट गया, यहां क्या बचा, माइनस बी का मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 इंटू बी है ना, इसको लिखोगे 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी और इस पूरे का स्क्वायर माइनस बी का मॉडुलस और उसका स्क्वायर इक्वल टू 8। तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, 8 का स्क्वायर 64 और मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो एलएचएस में बन गया 63 इंटू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मॉडुलस बी का स्क्वायर यहां से क्या आएगा, 8/63। अब मॉडुलस बी की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन के साथ आएगी, बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करते हैं। b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 8/63 अंडर रूट ऑफ इट। तो 8 का रूट कुछ निकलेगा, 2√2 निकल जाएगा, और 63 का 9 इंटू 7 है तो 3√7। ये हो गया b का मैग्नीट्यूड हमारा आंसर। a का मैग्नीट्यूड इसने बोला है 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 16√2/3√7, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया। 7 देखो, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b डॉट 2a plus 7b। तो इसको सिंपल ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते हो, 3a इंटू 2a plus 7b माइनस 5b इंटू 2a plus 7b। तो कितना हो गया, 3 2 6 और a डॉट a
मॉडुलस का स्क्वायर, 3 7 21 a डॉट b माइनस 5 2 10 b डॉट a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, माइनस 35 b का स्क्वायर। तो ये देखो कितना बन गया, 6 इंटू ए वेक्टर, 21 में से 10 निकल के 11 a डॉट b और माइनस 35 इंटू मॉडुलस b का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि a डॉट b की वैल्यू नहीं है हमारे पास। हाँ, एक कोई वैल्यू नहीं है वेक्टर की। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। कॉपी करो यहां तक। चलो 8th क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b having same magnitude and such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। यहां से सारे ट्राई करोगे, ठीक है ना, 9th और 10th इसके आगे से ट्राई करना। हम 8th अभी कर लेते हैं, फिर इसके बाद का बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में ये बता रहा है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है वो नहीं पता। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम, तो थीटा कितना है 60, थीटा ऑब्वियसली a और b के बीच का एंगल है, और a डॉट b कितना है 1/2, a डॉट b है 1/2। ओके, तो अप्लाई करें फॉर्मूला, a डॉट b इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। करना क्या है, a और b का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो a डॉट b की वैल्यू 1/2, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, x ले लेते हैं मान लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 10 8 कुछ भी हो सकता है, तो वो वैल्यू जो है वो x है। तो देखो x इंटू एक्स तो हो वही गया, x स्क्वायर आ गया, cos 60 आ गया फिर। और cos थीटा हो गया cos 60, वो भी 1/2। तो 1/2 कट हो गया। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 1 की 0 बताओ जल्दी। 0। 0, अंजलि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 की 0। सर 1। नहीं 1, माइनस नहीं कर रहे ना, माइनस करते तो 0 आता। ये ना पता नहीं कब ये प्रॉब्लम तुम लोग की खत्म होगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +-1। अब x क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, बट x कांट बी नेगेटिव। सो x मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दोनों कितने हो गए, 1। यूनिट वेक्टर थे x और, मतलब a और b दोनों कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। यहां तक हो गया। तो 8 तक हम रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे 9th और इसके आगे चलेंगे।